आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसमें विश्वासघात, हत्या और एक के बाद एक पारिवारिक त्रासदियों ने भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक को जन्म दिया। जी हाँ, ये कहानी है वर्धन वंश की। सुनने में अजीब लगता है ना? पर यही सवाल वर्धन वंश के उदय की कहानी का असली सार है। देखिए, ये किसी राजा के बेटे के राजा बनने की सीधी साधी कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक ऐसे साम्राज्य की दास्तां है जो सचमुच अपनी ही राख से उठ खड़ा हुआ था। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी में जरा और गहराई से उतरते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है 6ठी शताब्दी के उत्तर भारत से। ये वो दौर था जब एक महान युग का अंत हो चुका था और एक नई अनिश्चितता ने जन्म ले लिया था। सोचिए, गुप्त साम्राज्य जो कभी पूरे उपमहाद्वीप में स्थिरता और ताकत का प्रतीक था, वो अब बिखर चुका था। और उसके बिखरते ही एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम, यानी एक शक्ति का शून्य पैदा हो गया। हर तरफ छोटे छोटे राज्य थे, हर राजा अपने ताकत बढ़ाने में लगा हुआ था। मतलब पूरे उत्तर भारत में एक उथल पुथल का माहौल था। और यही वो माहौल था जिसने एक नई शक्ति के उदय के लिए मंच तैयार कर दिया। तो इस पूरी अराजकता के बीच थानेसर के एक शासक थे, प्रभाकर वर्धन। उन्होंने एक बहुत बड़ा सपना देखा। वो सिर्फ एक और छोटे राजा बनकर नहीं रहना चाहते थे, वही इस वंश के पहले असली संप्रभु शासक बने। बाणभट्ट ने अपनी किताब हर्षचरित में उनके बारे में जो लिखा है, उससे उनकी ताकत का अंदाजा लगता है। उन्हें हूण रूपी हिरणों के लिए सिंह कहा गया। सोचिए, क्या जबरदस्त उपाधि है। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थी, ये उनकी फौजी ताकत का सबूत थी। उन्होंने परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि ली, जो इस बात का ऐलान था कि वो अब किसी के अधीन नहीं, एक स्वतंत्र और महान राजा हैं। लेकिन प्रभाकर वर्धन सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं थे, वो एक बहुत ही चतुर रणनीतिकार भी थे। उन्होंने अपनी बेटी राज्यश्री की शादी उस समय के एक बहुत ताकतवर राज्य कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मन से करवाई। ये कोई आम शादी नहीं थी, ये एक सियासी मास्टर स्ट्रोक था। इस एक रिश्ते ने वर्धन परिवार को उत्तर भारत की राजनीति के बिल्कुल सेंटर में लाकर खड़ा कर दिया। सब कुछ बिल्कुल योजना के हिसाब से चल रहा था। लेकिन फिर अचानक एक के बाद एक ऐसी आपदाएं आईं जिसने इस उभरते हुए वंश को लगभग विनाश के कगार पर ही पहुंचा दिया। जरा इन घटनाओं के सिलसिले को देखिए। कुछ ही महीनों के अंदर एक मजबूत होता हुआ परिवार पूरी तरह बिखर गया। पहले पिता की मृत्यु हुई, फिर दामाद की बेरहमी से हत्या कर दी गई, बेटी को बंदी बना लिया गया, और जब बड़े बेटे ने बदला लिया तो उसे भी धोखे से मार डाला गया। थानेसर का सिंहासन खाली था, पूरा राज्य शोक और डर के माहौल में डूबा हुआ था। अच्छा, एक सवाल उठता है कि हमें ये सब इतनी सटीकता से कैसे पता है? तो इसका ज्यादातर श्रेय जाता है हर्षचरित को, जिसे लिखा था बाणभट्ट ने, जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अब जाहिर है, दरबारी कवि अपने राजा के बारे में अच्छा ही लिखेगा, तो ये एक तरफा नजरिया हो सकता है। और हाँ, जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी ऐतिहासिक सोर्स का विश्लेषण करते वक्त उसकी सीमाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। इस भयानक संकट और निराशा के बीच सिंहासन पर एक ऐसा नौजवान बैठा जिसे इतिहास हमेशा के लिए याद रखने वाला था, हर्षवर्धन। जी हां, महज 16 साल की उम्र। सोचिए, एक 16 साल के लड़के के कंधों पर अपने परिवार की मौत का बदला लेने और एक बिखरते हुए राज्य को बचाने की कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी थी। ये किसी भी मंझे हुए शासक के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती, एक किशोर के लिए तो ये अकल्पनीय था। ये टेबल दोनों भाइयों के बीच के फर्क को बहुत साफ साफ दिखाती है। बड़े भाई राज्यवर्धन का शासन सिर्फ 1 साल का था, जो एक संकट से शुरू हुआ और दूसरे में खत्म हो गया। वहीं दूसरी तरफ हर्षवर्धन ने अपने व्यक्तिगत दुख को एक साम्राज्य बनाने के मिशन में बदल दिया और फिर लगभग 41 सालों तक शासन किया। तो हर्ष के सामने 2 सबसे बड़े लक्ष्य थे। पहला, अपनी बहन राज्यश्री को बचाना, जो किसी तरह कैद से भागकर विंध्य के जंगलों में चली गई थी, और दूसरा, अपने भाई के कातिल बंगाल के गौड़ राजा शशांक को सजा देना। ये दोनों व्यक्तिगत मिशन ही थे जिन्होंने आगे चलकर उत्तर भारत में उनके विशाल सैन्य अभियानों की नींव रखी। और यहीं से कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है। संकट का दौर अब खत्म हो रहा था और शक्ति को मजबूत करने का दौर शुरू हो रहा था। हर्ष ने न सिर्फ अपने परिवार को बचाया, बल्कि एक नए साम्राज्य का निर्माण भी किया। हर्ष ने उत्तर भारत में तेजी से अपनी शक्ति का विस्तार किया और अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज ले आए। ये एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि आने वाली कई सदियों तक कन्नौज ही उत्तर भारत की राजनीति का केंद्र बना रहा। लेकिन उनकी जीत का सिलसिला नर्मदा नदी पर आकर रुक गया। वहां दक्षिण के महान चालुक्य सम्राट
पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें एक बहुत प्रसिद्ध युद्ध में हरा दिया। ये हार सिर्फ एक लड़ाई की हार नहीं थी, इसने आने वाली कई सदियों के लिए उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक तरह की राजनीतिक सीमा तय कर दी। इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं मिलता। आज भी हरियाणा के थानेसर में हर्ष का टीला नाम की एक जगह है जो हमें उस दौर के भौतिक सबूत दिखाती हैं। यहाँ जो खुदाई हुई है उसमें वर्धन काल के भवन, मिट्टी के बर्तन और दूसरी कई चीजें मिली हैं जो इस पूरी ऐतिहासिक कहानी को एक ठोस पुरातात्विक आधार देती हैं। लेकिन हर्ष की विरासत सिर्फ युद्ध और जीतों तक ही सीमित नहीं थी। उनके 41 साल के लंबे शासनकाल में प्रशासन, कला और समाज कल्याण के कामों को भी खूब बढ़ावा मिला। चीनी यात्री हुएन त्सांग, जो उनके समय में भारत आए थे, अपने लेखों में बताते हैं कि हर्ष का प्रशासन बहुत कुशल था और वो शिक्षा और संस्कृति के बहुत बड़े संरक्षक थे। हर्ष खुद एक बहुत अच्छे लेखक थे और उन्होंने 3 प्रसिद्ध संस्कृत नाटक लिखे, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। उन्होंने नालंदा जैसे ज्ञान के महान केंद्र को संरक्षण दिया, समाज की भलाई के लिए काम किया और उनकी धार्मिक नीतियां भी बहुत सहिष्णु थीं। वो हर 5 साल में प्रयाग में एक विशाल सभा करते थे जहां सभी धर्मों के विद्वानों का सम्मान होता था और गरीबों को खूब दान दिया जाता था। और यह हमें एक आखिरी सवाल पर ले आता है। हर्ष को एक महान विजेता के रूप में याद रखा जाना चाहिए जिसने उत्तर भारत को एक किया, या फिर एक ऐसे शासक के रूप में जिसने ज्ञान, कला और करुणा को बढ़ावा दिया? शायद उनकी असली महानता इन दोनों के संतुलन में ही छुपी है।